Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to discuss some of the multiple choice questions from the chapter Going Places। हम लोगों ने Going Places नाम का चैप्टर पूरा पढ़ा है लेक्चर वीडियोस में, और पूरा टेक्स्ट के थ्रू हम लोग गए हैं। जो लोग कहानी का पूरा वीडियो, जो कहानी के टाइटल से लेकर के इंट्रोडक्शन, कहानी का जो इंट्रोडक्शन बताते हैं या ऑथर का जो हम लोग इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं, जैसा मैंने इस कहानी में भी आपको बताया है कि A.R. बार्टन जो ऑथर हैं इसके, उनके बारे में भी अबाउट द ऑथर में उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। तो वहाँ से लेकर के थीम जो होता है बताया जाता है, फिर कैरेक्टर्स बताए जाते हैं कि इस नाम का कैरेक्टर है। उसके बाद फिर हमारा शुरू होता है टेक्स्ट, और हम लोग टेक्स्ट देखते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो जो लोग इस तरह से एकदम स्टार्टिंग क्लास से इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, वहाँ से अगर वो लोग इस वीडियो को पूरा, इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ को अगर वो देखेंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर किया गया है, वो पूरा वीडियोज़ अगर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक भी गया हो, वो आप अगर 1 बाय 1 देखेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन तक, चैप्टर का जहाँ तक एक्सप्लेनेशन दिया है, जहाँ दी एंड लिखते हैं हम, वहाँ तक का वीडियोज़ अगर आप देखे हैं, पढ़े हैं लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को और एक्सप्लेनेशंस को पढ़े हैं, सुने हैं, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने के लायक होंगे। ये बात मैं अपने हर वीडियो में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, ये बात मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देना, मतलब सही आंसर चुनना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पूरा स्टोरी जो टेक्स्ट में है और फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन जो हम पॉइंट्स में बताते हैं और जो वर्बली समझाते हैं, अगर उन चीज़ों को तुम पूरा पढ़ लोगे तब तुम किसी भी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्राई करने के लिए के लायक बन पाओगे। पहले तो एलिजिबल बनोगे तब जब तुम पूरा चैप्टर पढ़े हो, ठीक है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और उसका मतलब समझे हो, तब तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जो लोग पूरा चैप्टर पढ़े हैं, जिनको लगता है कि वो लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड उन्होंने टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ा है और चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी पढ़ा है और सुना है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहता है वो उन स्टूडेंट्स को मदद करता है ये जानने में कि वो कहानी के बारे में कितना डीप याददाश्त रख पाते हैं। मतलब एकदम जो वर्ड्स होते हैं, मतलब एक स्टोरी जो है, जैसे गोइंग प्लेसेस नाम का जो स्टोरी था वो काफ़ी लंबा था, ठीक है, छोटा स्टोरी नहीं है, बड़ा स्टोरी था, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो जो लोग
पढ़ने वाले हैं जिनको लगता भी है कि वो लोग किसी भी माध्यम से टेक्स्ट पढ़े हैं और अपने आप को अगर उनको टेस्ट करना हो कि देखते हैं कि हमको कितना याद है इस कहानी के बारे में, तो वो टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आपका एक तरह से ना टेस्ट होता है, आप खुद को इवैल्यूएट कर पाओगे। सबसे ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन के पहले प्रिपरेशन करने के बाद या प्रिपरेशन करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है खुद को पहले इवैल्यूएट करना कि मेरा जो पढ़ाई है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, उसमें हम कितना समझ सके हैं। कोई भी स्टोरी अगर है इंग्लिश में, चैप्टर है, कोई स्टोरी है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो हम कितना समझ सके हैं इसको इवैल्यूएट करोगे तो तुम अपने एग्ज़ामिनेशंस को प्रॉपरली और कॉन्फिडेंट के साथ अटेम्प्ट करोगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरह से एक वो टेस्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा हो और उसका मतलब भी समझने की कोशिश की हो। तो यहाँ से चेक हो जाता है कि वो कहाँ तक समझ पाए हैं। तो हम लोग गोइंग प्लेसेस जो था, सोफ़ी नाम की लड़की का स्टोरी है और उसके डे ड्रीम्स के बारे में है। बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे वो सब हम लोगों ने स्टोरीज़ में पढ़े हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है, हु इज़ ए बार्टन? ए बार्टन कौन है? ऑप्शंस देखो। अ मॉडर्न राइटर, ए बार्टन एक मॉडर्न राइटर हैं, या ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, या इस कहानी के ऑथर हैं, या लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश, कि ये ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, या डी में ऑप्शन है ऑल दीज, कि ये सब ए.आर. बार्टन पर सूट करती हैं। ये सारी बातें ए.आर. बार्टन के बारे में सही बताई गई कि ए.आर. बार्टन मॉडर्न राइटर है भी है, ए.आर. बार्टन ऑथर का गोइंग प्लेसेस का ऑथर भी है, और ए.आर. बार्टन जो लेखक हैं वो कहाँ रहते हैं? ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑल दीज। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑल दीज। अब ये करेक्ट आंसर कौन दे पाएगा, कौन चुन पाएगा? जो ए.आर. बार्टन जो इसके ऑथर हैं उनके बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, वो जो वीडियो देखा होगा या सुना होगा वही सही आंसर चुन पाएगा कि ये सभी चीज़ें ए.आर. बार्टन के बारे में लिखी गई हैं, जो ये तीनों चीज़ें वो फिट बैठती हैं उन पर। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम आपको अगर इसी चैप्टर के बारे में दिखाएं, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, देखो ये है, मैंने शुरू किया था तो अबाउट द ऑथर बताया था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से हर एक चीज़ जो फर्स्ट क्लास से बताया जाता है वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। सिर्फ कहानी ही जान लेने से काम नहीं चलेगा, हर तरह की इंफॉर्मेशंस उस स्टोरीज से रिगार्डेड जानना पड़ता है। जैसे पहला तो लेखक, तो अबाउट द ऑथर देखो हम बताए थे कि पहला जानकारी दिए थे कि इसका पूरा नाम ये है,
इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि A.R. बार्टन का पूरा नाम क्या है, एंथनी रिचर्ड हेनरी बार्टन, ठीक है। और उसमें हम बोले थे ये मॉडर्न राइटर हैं। उसमें बताया गया था कि ये ज़ूरिक में रहते हैं, जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, और उसमें ये भी बताए थे राइट्स इन इंग्लिश। तो ये तीनों चीज़ें देखो यहाँ लिखी हुई हैं। जब मैंने ये बताया था, जिस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे और सुने होंगे तो ये भी आप को याद रहेगा कि मॉडर्न राइटर तो वो था ही, और ज़्यूरिक में भी रहता था, और गोइंग प्लेसेस का लेखक भी है। तो जो क्वेश्चन जो दिया गया इसके बारे में, इनके बारे में MCQ में, उसमें आप आसानी से अपना आंसर चुन सकोगे। मतलब कि आसानी से भी और जल्दी भी। मतलब एग्ज़ामिनेशन में टाइम बॉन्ड भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। एक टाइम लिमिट के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन होता है। तो उस सब पढ़ने से, सब जो वीडियोस जो बने हैं उनको देखने से, पढ़ने से, जब आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स MCQs अगर अटेम्प्ट कीजिएगा तो सही कीजिएगा, ये तो है ही। और जो जितना अच्छे से, जितना फोकस्ड हो करके चीज़ों को पढ़ेगा, सुनेगा, जब चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया कि मैंने ऑथर के बारे में बताया था कि ऑथर एक मॉडर्न राइटर है। ये भी लिखा था मैंने कि ऑथर गोइंग प्लेसेस के ऑथर हैं, ये तो फैक्ट है। और मैंने ये भी बताया था कि वो ज़्यूरिक में रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है ज़्यूरिक, और वो इंग्लिश में लिखते हैं। तो अगर फोकस्ड रूप से आप अपना जो वीडियो का, जो भी फर्स्ट वीडियो से लेकर के चैप्टर का जो भी वीडियोस बना है एक्सप्लेनेशन तक, वो अगर देखिएगा तो सही आंसर तो दे पाइएगा ही, साथ ही साथ जल्दी भी आंसर आप तय कर पाइएगा। टाइम भी तो मायने रखता है ना, कि आंसर सोचने, अब इसका आंसर सोचने में किसी को 2 मिनट लग जाए तब तो पता चल जाता है कि वो कितना जानता है कहानी के बारे में। किसी को इसका आंसर सोचने में 1 मिनट लग जाए तो भी उसको हम पुअर कैटेगरी में रखेंगे। और ये तीनों ऑप्शंस पढ़ने के बाद, जैसे ही आप 3 ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़े और ये तीनों ऑप्शन पढ़े, और इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत आप रिकॉल करते हैं, याद कर लेते हैं कि ये तीनों बातें उसके बारे में जो बोली गई हैं, ये तीनों बातें सर ने एक्सप्लेनेशन में बताया था। ये जो जितना जल्दी रिकॉल कर लेगा वो उतना जल्दी सही आंसर चुन पाएगा। तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर किसी को लगता है कि वो पढ़ चुका है तो वो इसको एज अ टेस्ट ले सकता है कि मैं कितना जान पाया हूँ इस कहानी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑथर से रिलेटेड है। What theme does Barton explore in this story? क्या पूछा कि इस स्टोरी में कौन सा थीम, मतलब स्टोरी का थीम पूछ रहा है कि इस स्टोरी में A.R. बार्टन ने कौन से थीम को उठाया है।
तो मैं फिर एक बार आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मैंने आपको इसका थीम बताया था जब वीडियोस लेक्चर्स में मैंने जब ये शुरू किया होगा तो मैंने इसका थीम भी बताया होगा। देखो यहाँ मैंने थीम बताया था, ठीक है। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस डिस्क्राइब्स द एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन मतलब यहाँ थोड़ा सा जो डॉट्स दिख रहे हैं वो हिंदी वर्ड जो है वो लिखे थे, जो कि नहीं दिख पाया वो यहाँ कुछ रीजंस के वजह से। तो एस्पिरेशंस जो होते हैं वो होते हैं इच्छाएं, ठीक है, डिज़ायर, ठीक है, एंड ड्रीम्स। इच्छाएं और सपने जो यूथ्स को आते हैं, यही इस चैप्टर का थीम है। और बार्टन के बारे में जब बताए थे, ए.आर. बार्टन के बारे में, तब भी हम ये बात बताए थे। यहाँ देखो, इन गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द सब्जेक्ट ऑफ मतलब थीम ऑफ, यहाँ बताए थे एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। और आपको बोले थे कि 2 वर्ड में इसका थीम याद रखना, यही दोनों वर्ड, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। तो देखो क्वेश्चन पूछ दिया इससे रिलेटेड कि ए.आर. बार्टन ने अपने स्टोरी में कौन सा थीम रखा है, मतलब किस थीम पर उनका स्टोरी बेस्ड है। ऑथर के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि हैं कौन ये, तो ये सारी चीज़ें सही बैठी तो ऑल ऑफ दीज आंसर निकला। दूसरा क्वेश्चन ऑथर के बारे में है कि ऑथर इस स्टोरी में क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस थीम को। तो ऑप्शंस देख लो। थीम ऑफ चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, ये तो बिल्कुल गलत है। थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। अब जो स्टूडेंट इसका थीम जानेगा, जानता होगा, पढ़ा होगा, तो उसको इसके आगे का ऑप्शंस पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो तुरंत जान जाएगा। खाली 2 ठो वर्ड देख करके जान जाएगा कि यही सही आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर सही नहीं हो सकता। ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही वो तय कर लेगा। जैसे ही वो ये 2 वर्ड देखेगा, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग और हीरो वर्शिप, तो उसको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ यही 2 तो चीज़ बताई गई थी थीम में, एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। तो उसके आगे का ऑप्शंस भी पढ़ने का समय बच जाएगा, उसको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा उसको। तो स्टोरी के बारे में शुरू से जो भी बताया गया हो, ऑथर से लेकर के थीम, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, जो भी बताया गया हो, वो सब मायने रखते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे जैसे भी मायने रखते हों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में रखते हों, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में रखते हों, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में रखते हों, लेकिन मायने रखते हैं वो सारी चीज़ें जो आपको शुरू से लेकर के और चैप्टर के अंत तक बताया जाता है। तो यहाँ दूसरा पढ़ लिया जैसे ही कि हाँ ये तो एकदम सही है कि एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, यही थीम जो है वो इस चैप्टर का, इस कहानी का थीम ये रखा था। जो पढ़ेंगे उनको आगे फिर देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो लिखा है थीम ऑफ एल्डरली पीपल्स हैप्पीनेस, थीम ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस, उसको पढ़ना ही नहीं है आगे। तो जैसे ही अगर ये ए में भी दिख जाता ना, थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, अगर ए में ही दिख जाता तो फिर बी सी डी कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता।
वहीं चुन लेता, वो इंस्टेंटली चुन लेगा स्टूडेंट कि ये सही आंसर है। इसके लिए आपको स्टोरी का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना भी होता है, ठीक है, देखना भी होता है, उन वर्ड्स को सुनना भी होता है और समझना भी होता है। तो ये बहुत फोकस वाला काम है। जब भी आप वीडियोस को देखें, कोई चैप्टर शुरू हो रहा है, कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा है, तो शुरू से लेकर के आखिरी तक उस टॉपिक के बारे में जो जो बताया गया वो सारा इम्पॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, नुकसान कुछ करेगा नहीं। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा थीम है? एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। यही इसका सही थीम है। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी? क्वेश्चन पूछ दिया कि स्टोरी का थीम जो है वो आपको बता दिए कि एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग है और हीरो वर्शिप है। अब पूछता है सब थीम भी है इस स्टोरी में एक। ये सब थीम के बारे में मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कभी जिक्र नहीं किया है, जिक्र मैंने एक्सप्लेनेशन में। आई एक्सेप्ट इट कि एक्सप्लेनेशन में मैंने जितना भी तुमको बताया है थीम के बारे में और फिर स्टोरीज़ के बारे में, उसमें कहीं मैंने सब थीम का जिक्र नहीं किया है। लेकिन फिर भी जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो मेरे बताए हुए जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसके आधार पर आप सही आंसर चुन लेंगे कि इसका सब थीम क्या है। थीम तो है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, सब थीम क्या है? ऑप्शंस देखो। फर्स्ट है रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है फैमिली मेंबर्स और चौथा है एडोलेसेंट्स। और पूछा है सब थीम। तो अब इसमें तुमको ये अपना समझ लगाना पड़ेगा कि इसमें से कौन सही आंसर है। देखो एडोलेसेंट ये तो तुरंत गलत हो गया, जो पढ़े रहेंगे वो तो जानेंगे ना कि एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग ये तो मेन थीम है, तो सब थीम है नहीं, ये गलत साबित हो गया। ठीक है, फ्रेंड्स के बारे में कुछ खास बताया नहीं है, एक ही फ्रेंड है सिर्फ। फैमिली मेंबर्स हैं ये ज़रूर है, और ये जो वर्ड है कि फैमिली और फ्रेंड्स से जो रिलेशनशिप्स रहते हैं किसी इंडिविजुअल के, ये सबसे एप्रोप्रिएट लगेगा कि इस स्टोरी का जो सब थीम अगर पूछ दिया जाए कि थीम एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग है, हीरो वर्शिप है, पर इसका एक सब थीम भी है, तो सब थीम है इसका फैमिली और फ्रेंड्स के बीच का रिलेशनशिप। कि आपका आपके फैमिली से कैसा रिलेशनशिप है, आपका आपके फ्रेंड्स से कैसा रिलेशनशिप है, ये लाइफ पर किस तरह से प्रभाव डालती हैं ये रिलेशनशिप्स, ये इस कहानी का सब थीम हो सकता है। ये इनमें से दिए गए चीज़ों में से सबसे सूटेबल ऑप्शन यही है, इसीलिए इसको चुनेंगे। रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये इसका सब थीम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द
सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द लेसन, कि जो इस लेसन का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब यहां मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर, इस स्टोरी का जो सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसका मतलब इम्पोर्टेंस होता है महत्व। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द लेसन। लेसन में मेन कैरेक्टर के रूप में जो डिस्कस किया गया है उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ऑप्शंस देखो, ए, इट टेल्स हाउ टू डील विथ फ्रेंड्स, कि इसमें ये दिखाया गया है कि फ्रेंड्स के साथ कैसा डील करना चाहिए। बी, इट टेल्स हाउ टू बिहेव स्मार्टली, इसमें यह बताया गया है कि आपको बिहेव कैसा करना चाहिए। सी, इमीडिएट रिलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, मतलब जो स्कूल छोड़ने वाले लोग होते हैं, छोड़ने वाले मतलब स्कूल जिनका कंप्लीट होने वाला रहता है, वो लोग अपने, जो उनको बोला गया है स्कूल लीवर्स। स्कूल लीवर्स मतलब जो लोग अपना स्कूल कंप्लीट करने वाले होते हैं, कुछ समय बचा होता है बस, उनको स्कूल लीवर्स बोला गया है। तो ऑप्शंस ए है कि ये स्टोरी में बताया गया है कि फ्रेंड्स के साथ कैसे डील करें, या ये बताया गया है कि बिहेव कैसे करें, या ये बताया गया है कि स्कूल जो लीवर्स होते हैं उनके मन में क्या फ्यूचर के प्लान्स चलते रहते हैं। और डी ऑप्शन है कि ये बताता है कि अपने एल्डर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो इस स्टोरी में कहीं एल्डर्स के साथ अच्छे से बिहेव करने वाला बात तो है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये जो है इसमें एक वर्ड पकड़ करके और जो वर्ड सही आंसर दिलाएगा वो ये वाला वर्ड है। अगर आप ये वर्ड समझ गए, द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, कि वो लोग मतलब एडोलेसेंट जो हैं, जो स्कूल छोड़ने वाले हैं, अब मतलब कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लाइफ कैसा होता है, यही तो इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो बहुत स्मार्टली चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो वो सही आंसर इस वाले कीवर्ड से पकड़ लेंगे, द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, कि ये कहानी जो है इसमें स्कूल छोड़कर कंप्लीट करके जाने वाले स्कूल लीवर्स के लाइफ के बारे में बताया गया है कि उनका लाइफ कैसा होता है। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।